हेलो, मैं हूं अजित कुमार झा, एडिटर इन चीफ पावर पिक्सार चैनल। और आज हम बात करेंगे, हम लोग का जो स्पॉटलाइट है वो उड़ीसा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ऐसे स्टेट्स का दौरा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि पहले उन्होंने शुरू किया था दक्षिण से, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। उसके बाद इधर जो है पिछले हफ्ते वो उन्होंने फोरेज किया है। कहां कहां? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार भी गए हैं। तो उसका एक उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है कि जहां भी बीजेपी स्ट्रांग नहीं है वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना एक तरह से कह सकते हैं आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट की है। 2 साल से ये चल रहा है और उन किलों को फतह करने की कोशिश में मोदी जी लगे हुए हैं। तो हम लोग एक तमिलनाडु पे प्रोग्राम कर चुके हैं, आज स्पॉटलाइट उड़ीसा है। अब उड़ीसा को फिर से देखा जाए। 15 साल पहले बीजेडी, बीजू जनता दल, जिसके मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, वो एनडीए के पार्ट थे। इनफैक्ट 10 साल तक, मतलब 25 साल पहले वो एनडीए ज्वाइन किए थे, वाजपेयी जी के बहुत क्लोज थे। और 2009 में वो एनडीए से रिश्ता टूट गया। मार्च 7 तारीख को वो रिश्ता टूट गया था। दोबारा 15 साल बाद बीजेडी, बीजेपी मिलके एनडीए में साथ हो गए हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं कहूंगा चुनाव का जो ये महाभारत चल रहा है, अप्रैल मई में चुनाव है, तो उसमें जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो पहले देखा जाए उड़ीसा को थोड़ा सा, उड़ीसा का इतिहास। करीब 25 साल पहले नवीन पटनायक पहली बार मुख्यमंत्री बने उड़ीसा के। नवीन पटनायक आप जानते हैं बहुत आइकॉनिक लीडर उड़ीसा के बीजू पटनायक के बेटे हैं, छोटे बेटे। और जब वो राजनीति में आए थे तो लोग कहते थे कि अरे ये तो सक्सेस ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नवीन पटनायक उड़िया नहीं बोलते हैं, आज भी उड़िया नहीं बोल पाते हैं। वो दिल्ली में बड़े हुए, विदेश में बड़े हुए। इनकी बहन, जिनका अभी रिसेंटली देहांत हो गया है, वो कैम्ब्रिज में पढ़ी सलमान रश्दी के साथ। उनके पति वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट पब्लिशिंग हाउसेस के एडिटर और ओनर रहे हैं। तो सलमान रश्दी के सारे किताब उन्होंने पब्लिश किया था। ये तीनों कैम्ब्रिज में क्लासमेट्स थे। तो नवीन पटनायक का बचपन जो है, इनफैक्ट उनको कुछ लोग प्लेबॉय कहते थे। और आप उनका फोटो देखेंगे केनेडी के वाइफ के साथ डिफरेंट पार्टीज में दुनिया भर में। पर जब ये आए राजनीति में तो ऐसा जमे कि पिछले 25 साल से नवीन पटनायक आज तक एक भी चुनाव हारे नहीं है उड़ीसा में। उनको हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। उनके पहले कांग्रेस पार्टी जीतती थी, कांग्रेस का बोलबाला था उड़ीसा में। एक से एक लीडर्स कांग्रेस ने प्रोड्यूस किया था उड़ीसा में। पर जब से नवीन पटनायक आए हैं तब से कांग्रेस टोटली ऑन डिक्लाइन। और बीजेपी, जो बहुत वीक पार्टी थी 25 साल पहले, वो धीरे धीरे इंच अप करके नंबर 2 प्लेयर बन गई। तो अभी तक बीजेपी बीजेडी एक तरह से राइवल था। बीजेपी चाह रहा था कि उड़ीसा में हम पावर में आए। बहुत कोशिश। अच्छा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव उड़ीसा का एक ही साथ होता है। उसका टाइमिंग ऐसा है कि दोनों एक ही साथ होता है। तो 2019 में बड़ा घमासान युद्ध हुआ था बीजेपी और बीजेडी के बीच उड़ीसा असेंबली के लिए और साथ ही साथ लोकसभा के लिए। और बीजेपी 21 सीट में पहली बार
8 सीट जीत गया था, जो कि हिस्ट्री है, बीजेपी का हिस्टोरिक रिकॉर्ड है कि बीजेपी कभी भी 8 लोकसभा सीट नहीं जीता था उड़ीसा में। और नवीन पटनायक का पार्टी बिजू जनता दल 12 सीट जीता था, 12, 8, 20, और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट, 21 सीट। तो पर जब वही असेंबली चुनाव उस समय हुआ तो उसमें जो है बीजेपी सिर्फ 23 सीट जीता, बीजेडी 112 सीट जीता, कांग्रेस 9 सीट और बाकी 2 सीट। परसेंटेज वोट यदि देखा जाए तो बीजेडी का 45.2% था, बीजेपी का 32.8, कांग्रेस का 16.3, आधा बीजेपी का आधा परसेंटेज वोट और अदर्स का 3.2। पर यदि लोकसभा में देखें जिसमें बीजेडी 12 सीट जीती तो 43.3 परसेंटेज वोट। देख लीजिए उसका लोकसभा और विधानसभा का परसेंटेज वोट करीब करीब बहुत नजदीक है, 43.3 लोकसभा, 45.2 विधानसभा, और बीजेपी का भी 38.9 और असेंबली में 32.8। वो भी कह सकते हैं कि करीब करीब 1/3 परसेंटेज वोट बीजेपी जीत गया था। बट अब मोदी जी को लग गया कि इस बार दोबारा जब चुनाव होगा 2024 में असेंबली का भी, तो बीजेपी उसमें नहीं जीत पाएगा बिजू जनता दल से, क्योंकि 25 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही फॉर्मली एंस्कॉन्स्ड मंत्री हैं, मतलब उनको हिलाना बड़ा मुश्किल है। तो मोदी जी ने एक सौदा किया है नवीन पटनायक के साथ। वो सौदा क्या है कि हमारा लोकसभा सीट बढ़ा दीजिए, मतलब ये जो 21 सीट है उसमें एक तरह से अलायंस करने की कोशिश में है बीजेपी और बीजेडी, और वो जो सीट वितरण में बीजेपी ज्यादा सीट मांग रही है नवीन पटनायक से, और उसके एवज में असेंबली चुनाव में जो अलायंस होगा उसमें बीजेपी यंगर ब्रदर का रोल प्ले करेगी बिजू जनता दल के साथ। मतलब कि 5 साल और आपको मैंने दिया उड़ीसा में, हम आपको चैलेंज नहीं करेंगे, आपके अलाई बन जाएंगे, और आप जो है हमें लोकसभा में ज्यादा सीट दीजिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी का, मोदी जी का एम है कि 370 सीट लोकसभा में हम जीते और अलाइस के साथ इस बार 400 पार, ये इनका पर्पस है। तो यही मेन जो है अभी जो है वही अलायंस का मेन पर्पस है, और अभी बातचीत चल रही है और मोस्ट लाइकली ये हो जाएगा। याद रखिएगा 15 साल पहले जब बीजेडी बाहर निकला एनडीए से, तो मोदी जी के आने के बाद रिश्ता फिर भी फ्रेंडली था दोनों के बीच, दोनों राइवल्स थे, चुनाव लड़ते थे, बट क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं था तो बीजेडी हमेशा राज्यसभा में बीजेपी का समर्थन करता था, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता था, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता था, उसमें भी बिजू जनता दल नवीन पटनायक के लीडरशिप में हमेशा बीजेपी के साथ रहा है। तो फ्रेंडली रिलेशन रहा है, बट दोनों राइवल थे स्टेट में, दोनों लोकसभा में टकराव होता था दोनों के बीच, एक नंबर 1 एक नंबर 2। ज्यादातर स्टेट में आप देखिएगा, जैसे बिहार है तो आरजेडी नंबर 1 है तो बीजेपी नंबर 2, तो दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। उसी तरह से यूपी में देखिएगा तो बीजेपी नंबर 1, समाजवादी पार्टी नंबर 2, तो दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मान लीजिए अभी बीजेपी नंबर 1 पे है और कांग्रेस नंबर 2 पे। छत्तीसगढ़ में पहले उल्टा था, कांग्रेस नंबर 1 तो बीजेपी नंबर 2, तो राइवल। बट उड़ीसा में ऐसा नहीं है, राइवल बट दोस्ती। तो ये जो है शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि दोनों का विन विन सिचुएशन। नवीन पटनायक जी ओल्ड हो गए हैं, थोड़ा अस्वस्थ भी रहते हैं। इनफैक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पांडियान नाम के एक आईएएस ऑफिसर हैं जो तमिलनाडु के हैं, वो चलाते हैं,
और ज्यादातर लोग कहते हैं कि नवीन पटनायक सिर्फ दस्तखत ही करते हैं सब चीजों पर, कंट्रोल उन्हीं का है पर दस्तखत ही करते हैं। तो ये एक तरह से 5 साल के लिए फिर बीजेडी को अनदर 5 इयर्स मिल गया है कि आप उड़ीसा में राज्य कीजिए और लोकसभा में समर्थन करें। पर इसका क्या कोई और भी नेगेटिव असर हो सकता है? नेगेटिव असर उसका यही होगा कि जो एंटी इनकम्बेंट वोट है उड़ीसा के अंदर, जितना भी हो, कम ही सम हो, पिछले चुनाव में जैसे कांग्रेस 16.3% वोट कांग्रेस को मिला था असेंबली में, करीब लोकसभा में भी 14% मिला था, 15-20% ही रखिए कांग्रेस के पास। साथ ही साथ कुछ छोटे पार्टीज हैं, कुछ रीजनल पार्टीज हो जाता है, सीपीआई सीपीएम वगैरह हो जाता है। और याद रखिएगा उड़ीसा के करीब करीब 13 से 15 डिस्ट्रिक्ट, जिसको कहते हैं कालाहांडी बड़ा वेल नोन है उसमें से, और उस तरह के करीब 13 से 15 डिस्ट्रिक्ट वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वो गरीबी रेखा के बिल्कुल नीचे है। उनका जो है कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। बगल में छत्तीसगढ़ है एक तरफ और एक तरफ झारखंड। ये पूरे ट्राइबल बेल्ट में नक्सलाइट मूवमेंट बड़ा स्ट्रांग है आज भी। तो क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड से जो आएगा वो अब बीजेपी को फायदा नहीं करेगा, न बीजेडी को। वो चला जाएगा कांग्रेस या एंटी एनडीए, एंटी बीजेडी, एंटी बीजेपी पार्टीज के पास। तो शॉर्ट टर्म में इस चुनाव में शायद दोनों को फायदा है, बट लॉन्ग टर्म में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस का परसेंटेज वोट बढ़ा सकता है। सीट में अभी वो वितरण नहीं होगा इस चुनाव में, मुझे नहीं लगता, हाईली अनलाइकली। बट लॉन्ग टर्म में दोनों यदि राइवल दोस्त बन जाएं तो जो तीसरा प्लेयर है, छोटा भी है, उसकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो यही मेरा एनालिसिस है अभी, क्योंकि नवीन पटनायक उस एज ग्रुप में पहुंच गए हैं जहां वो बहुत लंबा सोच नहीं सकते हैं। और नवीन पटनायक के बाद बीजू जनता दल में क्या होगा यह कहना मुश्किल है। आखिर नंबर 2 जो है, एक तमिलनाडु का आईएएस ऑफिसर चला रहा है पार्टी को, स्टेट को। अब वो बीजू जनता दल ज्वाइन कर लिए हैं पांडियान साहब, वो रिजाइन करके आईएएस से। इसके खिलाफ लोकल उड़िया सेंटिमेंट उसके खिलाफ है। नेचुरली उनको गुस्सा है कि भाई नवीन बाबू के बाद एक बाहर का ऑफिसर आके इंपोज कर रहा है उड़ीसा पर। तो इसका जो है एक एंटी इनकम्बेंसी लॉन्ग टर्म फेवरेबल हो सकता है ऑपोजिशन ग्रुप्स के लिए। बट 2024 में क्लियर है कि लोकसभा में एनडीए स्वीप करेगा दोबारा उड़ीसा को, और असेंबली में बीजू जनता दल के लीडरशिप में अनदर 5 इयर्स मिल जाएगा। शुक्रिया।